हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम प्राचीन इतिहास में पीयूष भूति या वर्धन वंश को कवर करेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है और इस बुक में 1,00,000 जीएस का प्रश्न दिया गया जो आपके परीक्षा पॉइंट से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पीयूष भूति या वर्धन वंश को। पीयूष भूति या वर्धन वंश देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन लगभग 550 ईस्वी के पश्चात उत्तर भारत में किस शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? तो पीयूष भूति या वर्धन वंश का हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो पीयूष भूति ने किया था। वर्धन राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो थानेश्वर, हरियाणा में। बाणभट्ट के अनुसार वर्धन वंश का आदि पुरुष कौन था? तो पीयूष भूति था। गुप्त राजवंश के पश्चात और राज्य देखते हैं, राज्य और राजवंश देखते हैं। थानेश्वर, तो थानेश्वर किसका राजवंश था? तो पीयूष भूति और वर्धन वंश का। कनौज तो मौखरी वंश का। मगध और मालवा तो उत्तर पूर्वी गुप्त वंश का था। बंगाल तो गौर वंश का। सौराष्ट्र मैत्रक वंश का था। दक्षिण भारत तो वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश का था। सिंध तो क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश का था। कामरूप तो क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश का था। कश्मीर तो ये भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश का था। नेपाल क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश का था और उड़ीसा ये भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश का था। वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में तो कहाँ से मिलता है? तो बाणभट्ट के राजकवि थे तो इनके हर्षचरित और कादम्बरी से मिलता है। हेनस्वांग चीनी यात्री तीर्थों का राजकुमार कहा जाता है तो इसके तस्वीर की यात्रा विवरण से मिलता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प तो महायान बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। कलहन के राजतरंगिणी से मिलता है। हर्ष के ग्रंथ प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली से मिलता है। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं तो ऐहोल प्रस्तुति 1634 ईस्वी में था। ऐहोल प्रस्तुति में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति के द्वारा निर्मित किया गया है। बांसखेड़ा का ताम्रपत्र 1628 ईस्वी तो ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत से मिलता है। मधुबन के ताम्रपत्र लेख से मिलता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत से। नवसारी ताम्रपत्र लेख तो इससे हर्ष द्वारा वल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख मिलता है और हर्ष को प्रामेश्वर कहा गया है। नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मुहरें, इसमें महाराज राजवर्धन प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली दी गई है। सोनपत से प्राप्त ताम्रमुहरें, इसमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। शिव प्रवर्ती नंदी का अंकन भी मिलता है। भिठोरा का मुद्रा भांड तो फैजाबाद जिले उत्तर प्रदेश की विशाल रजत मुद्रा भांड से प्राप्त होता है। अब देखते हैं वर्धन वंश के प्रमुख शासक को। पीयूष भूति देखते हैं। वर्धन वंश पीयूष भूति वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पीयूष भूति वंश को माना जाता है। पीयूष भूति को माना जाता है। पीयूष भूति किस वंश के अधीनस्थ सामंत पर अधिकारी थे? तो गुप्त वंश के थे। पीयूष भूति किस शैव या शिव संत के प्रभावी थे? तो भैरवाचार्य से थे। नालंदा से प्राप्त मुहरों के अनुसार किसे वर्धन वंश का प्रथम शासक माना गया है? तो नरवर्धन को माना गया है। पीयूष भूति के इतिहास का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाणभट्ट कृति हर्षचरित में मिलता है। अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं से वर्धन वंश के किन शासकों के नाम प्राप्त होते हैं? तो नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन के नाम प्राप्त होते हैं।
किस ग्रंथ में वर्धन वंश पीयूषभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश की तुलना सूर्य से की गई है? तो हर्षचरित में किया गया है। अब देखते हैं वर्धन वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत। हेनस्वांग तो फीसो वैश्य जाति के थे। आर एस त्रिपाठी तो वैश्य जाति से, वी एस घोषाल क्षत्रिय जाति से थे, के पी जायसवाल तो ये भी क्षत्रिय जाति से देते हैं, और पिटसन ये भी क्षत्रिय जाति, एन राय ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं का मत देते हैं। अभिलेखों तथा मुहरों पर हर्ष के पूर्वजों के नाम है। तो नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्य वर्धन, वार्जनी देवी, अप्सरा देवी, महासेन गुप्ता देवी, उत्तरवर्ती गुप्त, दामोदर गुप्त की पुत्री एवं महासेन गुप्त की बहन। अब देखते हैं प्रभाकर वर्धन को। वर्धन वंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उच्च सामान्य परक उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टाकर तथा महाअधिराज की। बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ में किस शासक को हिरण्यकेशरी तथा सिंधु राज्य जौहर संज्ञाओं से संबोधित किया है? तो प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोमती के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? तो 3, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। वर्धन वंश के किस शासक के समय हुर्नों का आक्रमण प्रारंभ हुआ? तो प्रभाकर वर्धन के समय। प्रभाकर वर्धन ने हुर्नों के विरुद्ध अपने किस पुत्र को उत्तरापत्र भेजा था? तो ये राजवर्धन को भेजा था। प्रभाकर वर्धन अपने पूर्वजों की भांति किस देवता का उपासक था? तो सूर्य देवता का। प्रभाकर वर्धन का प्रसिद्ध राजवेद कौन था? तो रायसन तथा सुसेन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत कौन सी पत्नी सती हो गई थी? तो यशोमती हो गई थी। प्रभाकर वर्धन का समकालीन मौखरी शासक कौन था? तो अवंती वर्मा था। बाणभट्ट ने किसे हरिणकेशरी कहा था? तो प्रभाकर वर्धन को। अब देखते हैं प्रभाकर वर्धन की कुछ प्रमुख संज्ञाएं देखते हैं। हरिणकेशरी तो हुन रूपी हरिण के लिए सिंह के समान। सिंधु राजज्वरो यानी सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान। गुर्जर या प्राजगर यानी गुर्जर को चैन से ना सोने देने वाला। गंधार धीप गंधित यानी गंधार राज्य रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार। लाल पाट व पाट चारों यानी लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला। अब देखते हैं राजवर्धन को। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत वर्धन वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजवर्धन हुआ था। राजवर्धन की माता पिता का नाम क्रमशः क्या था? तो यशोमती, प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो देवगुप्त था। राजवर्धन के समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? तो ग्रीवर्मा था। राजवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कन्नौज के मौखरी शासक ग्रीवर्मा के साथ हुआ था। राजवर्धन के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो गौड़ शासक शशांक था। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा की गई थी। राजवर्धन की बहन राजश्री को किसने कैद कर कारागार में डाल दिया था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने।
मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन वंशीय शासक राजवर्धन के द्वारा। वर्धन वंशीय शासक राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो गौड़ शासक शशांक ने किया था। किस अभिलेख में राजवर्धन को परम सौगात बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है? तो मधुवन और बांसखेड़ा दान लेख में कहा गया है। अब देखते हैं वर्धन वंश को 606 से 647 ईस्वी। राजवर्धन के पश्चात वर्धन वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो हर्षवर्धन हुआ था। हर्षवर्धन के माता पिता का नाम क्या था? तो यशोमती और प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में। हर्षवर्धन कितनी वर्ष की आयु में शासक बना? तो 16 वर्ष के। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो थानेश्वर हरियाणा में। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो हर्षवर्धन के नेतृत्व में हुआ था। हर्षवर्धन के राजरोहण की तिथि क्या थी? तो 606 ईस्वी। हर्ष संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया था। हर्षवर्धन किस धर्म का उपासक था? तो शिव यानी शैव तथा बौद्ध धर्म का था। हर्षवर्धन के ज्येष्ठ भाई का नाम क्या था? तो राजवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य का महासेनापति कौन था? तो सिंहनाद था। राजरोहण के समय हर्षवर्धन के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? तो शशांक को मारकर बड़े भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेना, राजश्री को कैद से मुक्त कराना तथा कनौज पर अधिकार करना। हर्षवर्धन को किसके द्वारा बड़े भाई राजवर्धन की गौराधिपति शशांक के द्वारा हत्या का समाचार प्राप्त हुआ था? तो कुंतल नामक अश्वारोही से हुआ था। हर्षवर्धन के युद्ध सचिव कौन था? तो अवंती था। हर्षवर्धन का गज सेना नायक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। हर्षवर्धन की विजय यात्रा में सर्वप्रथम किस राजा ने सहायता हेतु प्रस्तुत हुआ? तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने हुए। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को खोजने ढूंढने में किसने सहायता की थी? तो दिवाकर मित्र ने किया था। किस शासक ने वर्धन साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने अपने समकालीन बलवी गुजरात के किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को। हर्षवर्धन किस चालुक्य वंशीय शासक से पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध संघर्ष का विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऐहोल प्रस्तुति से होता है। ऐहोल प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो नालंदा को। हर्ष काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनस्वांग ने किया था। हर्षवर्धन किस शासक से पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से। हर्ष की पराजय की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ऐहोल प्रस्तुति में मिलती है। हर्ष के समकालीन बलवी गुजरात के शासक की किस प्रकार की सेना उल्लेख है? तो गज सेना के। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रस्तुति के रचनाकार कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। हर्षवर्धन की प्रमुख उपाधियां क्या थी? तो शीलादित्य की, महाराजाधिराज की, परमेश्वर, शकलोत्तर पथनाथ की, परम भट्टाकर की, चक्रवर्ती सार्वभौम, परम माहेश्वर और परम सौगात की उपाधियां धारण की थी। हर्षकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक आर्थिक संस्कृति गतिविधियों को प्रमुख केंद्र कौन सा नगर था? तो कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा पर आया था? तो हेनस्वांग आया था। चीनी यात्री हेनस्वांग कब भारत के भ्रमण के लिए आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। हेनस्वांग के किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो तीर्थों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हेनस्वांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन के दरबारी राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। किस वर्धन वंशीय शासक को साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को जाना जाता है।
हर्षवर्धन की राज दरबार में कौन से प्रमुख विद्वान निवास थे? तो बाणभट्ट, मयूर, मंतंग, दिवाकर थे। किस शासक को शक्लोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। किस विजय के उपरांत हर्षवर्धन को शक्लोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो उड़ीसा एवं कलिंग विजय के उपरांत कहा गया है। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को शक्लो उत्तर पथनाथ कहा गया है? तो चालुक्य के ऐहोल अभिलेख में। हर्षवर्धन ने कौन सी प्रमुख उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों में हर्षवर्धन को किस नाम से अंकित किया गया है? तो श्री हर्ष से। हर्ष के शासन काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में, युद्धकाल और शांतिकाल। युद्धकाल 606 से 612 ईस्वी तक, शांतिकाल 612 से 642 ईस्वी तक। कनौज के त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष में किन किन महाशक्तियों ने भाग लिया था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने लिया था। हर्षवर्धन ने कब एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो 641 ईस्वी में। हर्ष काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में किस प्रथा को अपनाया गया था? तो भूमिदान प्रथा को। हर्ष काल में सूती वस्त्र का प्रसिद्ध केंद्र स्थल कौन सा था? तो मथुरा। हर्षवर्धन एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया था? तो नर्मदा घाटी के तट पे। ऐहोल प्रस्थिति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रवि कीर्ति के द्वारा। किसके नेतृत्व में कनौज के विशाल धर्मसभा सम्मेलन का आयोजन किया था? तो किसने के नेतृत्व में कनौज के विशाल धर्मसभा सम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष के नेतृत्व में विशाल धर्मसभा का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राजधानी कनौज में। हर्षवर्धन के नेतृत्व में कनौज में विशाल धर्मसभा का आयोजन कब हुआ था? तो 643 ईस्वी में। कौन सा भारतीय सम्राट प्रयाग के अर्धकुंभ एवं महाकुंभ में अपना सर्वस्व दान करता था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में वर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। प्राचीन काल में कौन सा उत्तर भारतीय शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन। प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस शासक के द्वारा नियमित रूप से किया जाता था? तो हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन को शक्लोत्तर पथनाथ किस अभिलेख में कहा गया है? तो चालुक्य लेखों में। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कितने प्रकार के राज्य थे? तो 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष शासित राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य और मित्र राज्य। हर्षवर्धन ने किस समकालीन चीनी शासक के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था? तो चीनी शासक ताइसुंग के दरबार में। हर्षवर्धन ने वल्लवी के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को। ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ का राजा था? तो वल्लवी राज गुजरात का। हर्षवर्धन के समकालीन कश्मीर का शासक कौन था? तो दुर्लभवर्धन था। हर्षवर्धन के समकालीन कामरूप असम का शासक कौन था? तो भास्कर वर्मा था। किस चीनी यात्री ने राजदूत के रूप में 3 बार भारत की यात्रा की थी? तो वांग शुआनसे ने किया था। हर्षकालीन संस्कृति देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में शासक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। हर्षवर्धन ने कौन सी प्रमुख उपाधि धारण की थी? तो महाराज अधिराज की, परम भट्टाकर की, चक्रवर्ती, परमेश्वर, माहेश्वर, सार्वभौम, शिलादित्य, शक्लोत्तर पथनाथ की। किस ग्रंथ में हर्षवर्धन को सभी देवताओं को सम्मिलित अवतार कहा गया है? तो हर्षचरित में। जयसंग धारवाड़ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अस्थायी सैनिक शिविर है। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो चिरावती नदी के तट पर स्थित मणितारा में हुआ था।
हर्षकालीन सामंतों के प्रकार देखते हैं तो कौन थे, तो महासामंत हैं, आप्तर सामंत, प्रति सामंत, सामंत और प्रधान सामंत और शत्रु सामंत हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक किस नाम से पुकारे जाते थे, तो महाराज या महासामंत के नाम से पुकारे जाते थे। हर्षवर्धन काल में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो हर्षचरित तथा कादम्बरी में मिलता है। हर्षकालीन मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो सचिव अथवा आमत्य के नाम से। हर्षकालीन प्रधान सचिव और मंत्री कौन था, तो भंडी था। अब देखते हैं हर्षवर्धन के मुख्य केंद्रीय प्राधिकारी को देखते हैं। भंडित तो हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। राज्यवर्धन की मृत्युपरांत उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए भंडित ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। अवंती तो विदेश सचिव थे, इसे महासंधि विग्राहक और युद्ध मंत्री कहते थे। सिंहनाद तो प्रधान सेनापति था, तो प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत था। कुंतल तो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। स्कंदगुप्त तो गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। बांसखेड़ा लेख में इसे दूतक यानी संदेशवाहक, महापरमात्मा यानी भूमि पैमाइश का प्रधान तथा महासामंत भी कहा गया है। हर्षकालीन प्रशासनिक पदाधिकारी देखते हैं। पारियात्र या महाप्रतिहार तो बाह्य तथा अंतर राजप्रसाद में व्यवस्था करने वाले प्रतिहारों तथा द्वारिकों के मुखिया को कहते हैं। विनयानुसार तो साधारण प्रतिहार जो अंगुतों या शिष्टाचार के अवगत कराना तथा प्रवेश दिलाना। मेखल, कुरगंग, स्वादक, दीर्घध्वज, लेखहारक ये त्रियुगामी संदेशवाहक हैं। दूतक उच्च श्रेणी का मंत्री, राजा का विश्वासपात्र, संदेशवाहक, दानगृहीता को भूमि हस्तांतरित करने वाला। हर्षकालीन शासन काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो धर्माधिकरण या अधिकरण। हर्षकाल में दंड नायक का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो कटुक कहा जाता था। हर्षकाल में पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो डांडिक या दंडपाशी कहा जाता था। हर्षकाल में रात्रि में पहरा देने वाली महिला पुलिस को क्या कहा जाता था, तो यामचेटी। हर्षकालीन किस अभिलेखों में नौसेना जल सेना का उल्लेख मिलता है, तो बांसखेड़ा तथा मधुबन लेख में मिलता है। हर्षकालीन सैन्य प्राधिकारी देखते हैं। महाबलाधिकृत तो पैदल पदाती सेना का सर्वोच्च सेनापति। महाअश्वपति या विदेश्वर तो घुड़सवार सेना का सेनापति। महलुपति कटुक तो गज सेना का सेनापति। महामात्र तो हाथियों का महावत। मौल तो राजा के सशस्त्र अंग क्षेत्र। रणभाण्डागारिधिकरण तो सैन्य साम्राज्य का प्रबंधन विभाग। बासाड मुद्रा लेख में। कमलेकुले तो ऊँट सेना बाणभट्ट द्वारा उल्लेख। स्थानपाल घोड़े के अस्तबल का अधिकारी। पाटीपति बैरकों का निरीक्षक। इभय भिष्कवर हाथियों के रोगों का चिकित्सक। हर्षकालीन के प्रमुख कर देखते हैं। भाग यानी भू राजस्व का उपज का 1/6। हिरण्य व्यापारियों से लिए जाने वाला नगद कर। बलि धार्मिक कर। भाग भोग भू राजस्व तथा दैनिक फल फूले सब्जियों आदि का कर। तुल्य में तौल माभाव के अनुसार वस्तुओं पर कर। हर्षकाल में ब्राह्मणों को धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्य हेतु कर मुक्त भूमि अनुदान दी जाती थी को क्या कहा जाता था, ब्राह्मदेय अग्रहार कहा जाता था। किस शासक ने सर्वप्रथम प्राधिकारियों को शासन पत्र, सनद,
द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई थी? तो हर्षवर्धन ने। हर्षचरित में बाणभट्ट ने किस सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया है? तो तुला यंत्र, जल पंप का। हर्ष काल में हेनस्वांग ने किस सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया है? तो घंटी यंत्र और उद्रघट्टी रहट का। हर्ष काल में व्यापारिक श्रेणियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो महंतक या महार कहा जाता था। हर्ष काल में चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सौलिकी कहा जाता था। हर्ष काल में नदी घाट पर कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो तारिके। हर्ष काल में बाजार में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूलने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? हटमती के नाम से। हर्षकालीन प्रमुख व्यापारिक पतन बंदरगाह कौन से थे? तो पूर्व में ताम्रलिप्ति तथा पश्चिम में भरूच थे। हर्षकाल में आर्थिक रूप से प्रसिद्ध नगर कौन थे? तो उज्जैनी और कनौज। किस प्रकार के वस्त्र हर्षकालीन कुलीन समाज में प्रचलित था? तो चीना सुख था। हर्षकालीन किस ग्रंथ में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है? तो बाणभट्ट कृति के हर्षचरित में। हर्षवर्धन ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो महायान बौद्ध धर्म में। हर्षकालीन स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार देखते हैं। शाखा तो कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि। कौटुंबिक तो जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व हो। शतक कौटुंबिक तो किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले प्रदत्त भूमि। प्रकृष्ट तो विभिन्न कृषकों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। हर्ष के द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था? तो प्रयाग संगम क्षेत्र में। हर्षकालीन किस क्षेत्र की भूमि को महान भूमिदान क्षेत्र कहा जाता था? तो प्रयाग संगम क्षेत्र को। बाणभट्ट अपनी रचनाओं में सूर्य का उपासक किस क्षेत्र विशेष के लिए निर्देशित किया था? तो उज्जैन के लिए। वर्धन वंश के कुल देवता किसे माना जाता था? तो शिव को। हर्षवर्धन को किस अभिलेख में परम सौगात कहा गया है? तो बांसखेड़ा तथा मधुबन लेख में। हर्षवर्धन को किस अभिलेख में परम माहेश्वर शिव का भक्त कहा गया है? तो मधुबन, बांसखेड़ा, नालंदा मुहर तथा सोनीपत मुद्रा में कहा गया है। हर्षवर्धन के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुण प्रभु थे। हर्षकालीन कनौज धर्म महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो हेनस्वांग ने। कनौज के धर्म महासभा में हेनस्वांग ने सभी विद्रोही धर्मावलंबियों को पराजित कर महायान की सत्यता सिद्ध कर दी। इस अवसर पर हेनस्वांग को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो महायान देव तथा मोक्ष देव की प्राप्ति उपाधि प्रदान की गई थी। पूर्व मध्यकालीन महायान बौद्ध धर्म की रक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय में। महाराजा दृढ़वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय कथा वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो प्रियदर्शिका ग्रंथ में। हर्षकालीन शास्त्रीय नाट्य विद्या की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? तो रत्नावली है। प्रणय नाटकों की निर्माता के रूप में किस शासक का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो हर्षवर्धन का। बाणभट्ट के अनुसार कौन सा उत्तर भारतीय शासक कुशल बांसुरी वादक भी था? तो हर्षवर्धन। मयूर भट्ट नामक प्रसिद्ध कवि किसके राज दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के। हर्ष ने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए कितने गांवों को दान किया? 100 गांवों को। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो शिलभद्र था। मुंडेश्वरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और कनौज के संग्राम के निर्माता किस शासक को माना जाता है? तो हर्षवर्धन को। किस पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय शासक को हिंदू काल का अकबर कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। चीनी यात्री हेनस्वांग के
नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो शीलभद्र ने। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो गौर नरेश शशांक। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने किन 2 स्थलों पर महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित किस स्थल पर हर्ष ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को किस दक्षिणावर्ती शासक ने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हेन स्वांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादक के लिए कौन सा नगर सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो मथुरा था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यिंतू। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? तो अर्जुन नामक स्थानीय शासक का। हर्षकालीन प्रमुख के साहित्य रचनाएं देखते हैं। विद्वान और रचनाएं। बाणभट्ट तो हर्षचरित और कंदावली। हर्षवर्धन का तो नागनंद प्रियदर्शी का रत्नावली है। मयूर भट्ट का सूर्य शतक मयूर शतक है। कुमरिल भट्ट का तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। ब्रह्मगुप्त का तो खंडन खाद है। भृतहरित का तो सिंगार शतक नीति शतक और भक्ति शतक है। कुमारदास का तो जानकी हरण है। जयादित्य वामन का तो काशिका वृत्ति है। जयदेव का तो प्रसन्न राघव है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।